Hello my dear students, welcome to my class and I hope you all are fine. So बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपका BHIC 131 का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ जो कि इंग्लिश मीडियम में है। यहाँ पर कई सारे बच्चों की क्वायरीज आ रही थी कि इंग्लिश मीडियम के पार्ट्स अभी अपलोड नहीं हुए हैं। बिकॉज कुछ ऐसा काम था जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, इसीलिए आज हम यहाँ पर पहले सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनके अंदर हमने सेम क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है व्हाट आर द बेसिक फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। हमारा जो इंडिया है उसके जो अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उनके बारे में हमें बताना है, ठीक है। और बताना है कि कैसे जो ज्योग्राफी है किसी भी एरिया की या वो कैसे इंडिया की हिस्ट्री को इफ़ेक्ट करती है। बेसिक फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हमारे क्या क्या हैं, तो इसमें हमारे 6 मेजर ग्रुप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज आता है, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न बाउंड्री बनाते हैं इंडिया की। एंड दे आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड की कैसी है, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। और यहाँ पर है हमारा माउंट एवरेस्ट। जो हिमालयाज हैं वो एक प्रकार से बैरियर की तरह काम करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया को कोल्ड विंड से जो कि सेंट्रल एशिया की तरफ से आती हैं उनसे। ये जो हिमालयाज हैं, कई सारी जो रिवर्स हैं जैसे गंगा वगैरह, उनसे हमें क्या करते हैं, पानी भी हमें मिलता है विच इज़ क्रूशल फॉर एग्रीकल्चर। और ये जो पानी है ये एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। जैसे ही हमारे हिमालयास ख़त्म होते हैं तो हिमालय से जो आने वाली नदियाँ होती हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ बनाती हैं और अपने साथ ये नदियाँ लेकर आती हैं एलुवियल सॉइल को। ये जो एलुवियल सॉइल है ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसी वजह से ये जो एरिया है बच्चों, हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है और सपोर्ट करता है एक लार्जर पॉपुलेशन को। इट इज़ अ रीजन विद एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड द रिवर्स प्रोवाइड वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। यहाँ पर हम गंगा रिवर का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जो हमारी गंगा रिवर है वो एग्रीकल्चर के लिए, वाटर और इरीगेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम इंडिया का नीचे वाला हिस्सा देखते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद ही जो नीचे वाला जो पोर्शन है इंडिया का ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, प्लेट्यू। इसमें आपका डक्कन प्लेट्यू है, मालाबार प्लेट्यू है। लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ रीजन ऑफ हिल्स एंड प्लेट्यूज। अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो इंडिया के कौन से पार्ट में है बच्चों, इंडिया के सदर्न पार्ट में है। इट इज़ रिच इन मिनरल्स एंड हैज़ एन ओल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। और इसकी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर हमारा डेक्कन प्लेट्यू आता है और डेक्कन प्लेट्यू के लेफ्ट एंड राइट साइड्स आते हैं हमारे वेस्टर्न घाट और हमारे ईस्टर्न घाट्स। और यहाँ पर ये जो प्लेट्यू है यहाँ पर हमें रिच मिनरल्स मिलते हैं जिन्होंने जो है सपोर्ट किया डेवलपमेंट करने में, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करने में सपोर्ट किया। फिर हमारे 2 कोस्टल रीजन्स हैं जिसमें हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आता है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आता है। ये जो रीजन्स हैं ये इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, फिशिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। और यहाँ पर हमें सिटीज़ भी देखने के लिए मिलती हैं, मुंबई, चेन्नई और कोची, जो कि हमारे कोस्ट पर लोकेटेड होती हैं। ये जो रहे हैं हब्स रहे हैं ट्रेड के और कॉमर्स के, क्योंकि ये जो है सी के काफ़ी ज़्यादा निकट होते थे, इसकी वजह से यहाँ पर से ट्रेड और कॉमर्स बहुत ज़्यादा होता था। फिर हमारा थार डेजर्ट है। जो थार डेजर्ट है वो एरिड रीजन है, वो भी इंडिया के क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस करता है। और डेजर्ट फार्मिंग जैसी प्रैक्टिसेस वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। फिर हमारा आइलैंड है, आइलैंड ग्रुप है जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने पूरे 6 डिवीजन्स देखे हैं। अगर आपने कभी भी 9th क्लास में अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें आपका सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, जिसके अंदर ये सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग चाहो तो गूगल पर इंडिया का फिजियोग्राफिक मैप देख सकते हो, ठीक है। फिजियोग्राफिक जो मैप होता है उसके अंदर सारे इंडिया के आपको फिजियोग्राफिक्स दिख जाएंगे कि कहाँ पर आपको हिमालयाज हैं, ठीक है। फिर उनके नीचे हैं आपके ये वाला जो है ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। फिर ये नीचे आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है। फिर ये आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं। फिर ये आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट्स भी इसी के, कोस्ट जो होता है समुद्र के ये किनारा, ये कोस्ट हो गया। घाट्स में आपके पहाड़ हैं। और जो प्लेट्यू होता है वो क्या होता है, प्लेट्यू इज़ लाइक अ टेबल टॉप लैंड, थोड़ा सा ज़मीन से ऊंचा होता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपका एक डेजर्ट है इधर की तरफ राजस्थान की साइड, और यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं और इधर आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। ये पूरा आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने के लिए मैप में मिल जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन है कि कैसे ज्योग्राफी ने इंडियन हिस्ट्री को इफेक्ट किया, तो सबसे पहली चीज़ जो है, इंडियन हिस्ट्री में जब भी हम बात करेंगे कि
ऊपर के साइड से जब हमारे यहाँ पर आक्रमण होता था, अगर आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो आपको इंडिया के ऊपर फिर और चाइना दिखेगा, फिर उसके ऊपर मंगोलिया दिखेगा। तो यहाँ पर जो नॉर्थ की तरफ से इन्वेजन्स होते थे, ये जो हिमालयाज हैं हमें नॉर्थ इन्वेजन से प्रोटेक्ट किया करते थे। एंड वाइल द ओशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द साउथ, और वहीं जो हमारा ओशन है वो साउथ में से प्रोटेक्ट किया करता था। तो ये जो जोग्राफिक डिवीजन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो इंडिया की प्रोटेक्शन है उसके अंदर हमारे काम आता है। ठीक है, जैसे कि आपका हिमालयाज़ का यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। फिर आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस संभव थी करना, और वहाँ पर हमें सॉइल देखने के लिए मिलती थी एलुवियल सॉइल, जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगी यूपी में, ठीक है, पंजाब में, हरियाणा में। तो यहाँ पर हर जगह हमें एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर कई सारी जो सिविलाइजेशंस हैं उनका भी राइज हुआ। तो गंगा रिवर जो है उसकी वाटर सप्लाई जो है वो लार्ज स्केल एग्रीकल्चर को भी फ्लरिश करने में हेल्प करती है। फिर है ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसकी वजह से जो है हम व्यापार किया करते थे, और व्यापार की वजह से हम एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बने ट्रेड के लिए, जिसकी वजह से हमारा जो है आर्थिक तौर पर विकास हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। सो द कोस्टल प्लेन्स अलाउड पोर्ट्स टू डेवलप विच वर क्रूशियल फॉर द ट्रेड ऑफ गुड्स लाइक स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रीशियस स्टोन। तो जो हमारे कोस्टल प्लेन्स होते थे उनकी वजह से हमारे क्या बन जाते थे, पोर्ट्स बन जाते थे। एंशिएंट ट्रेड रूट्स सच एज दोज फ्रॉम गुजरात टू अफ्रीका प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। जो एंशिएंट ट्रेड रूट्स थे उनकी वजह से भी हमारा जो इंडिया है उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई। फिर इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसने कल्चरल एक्सचेंजेस को भी जो है इन्फ्लुएंस किया। जैसे कि हम साउथ एंड नॉर्थ में कल्चरल एक्सचेंज देख सकते हैं, इंडिया का जो है एशिया के दूसरे पार्ट में देख सकते हैं, मिडल ईस्ट में देख सकते हैं, यूरोप में भी देख सकते हैं। और बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म जो है इसका भी हमें ब्लेंड देखने के लिए मिलता है। सिल्क रोड का एग्जाम्पल आप यहाँ पर ज़रूर दोगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कल्चरल एक्सचेंजेस में जो सिल्क रोड है उसने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से एक्सचेंजेस जो हैं बढ़ गए। ठीक है, फिर देन आप अपना एक कंक्लूजन दे दोगे। सारे आंसर्स में जो कंक्लूजन आपको देना होता है आप अपनी भाषा में लिख कर आएंगे, क्योंकि अगर आपकी बुकिश लैंग्वेज रहेगी तो वो कंक्लूजन नहीं लगेगा। तो हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद हमें बताने हैं सलाइंट फीचर्स ऑफ अर्ली वैदिक इकॉनमी। तो आप सभी को हमारे इंडिया में जो वैदिक इकॉनमी थी उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो द अर्ली वैदिक पीरियड का ये आपको टाइमलाइन दे रखा है, ठीक है, एंड रेफर्स टू द टाइम व्हेन द वैदिक पीपल प्राइमरली आर्यन सेटल्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वैदिक पीरियड हम जब से कहते हैं जब से जो आर्यंस हैं वो इंडिया के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेटल होने के लिए आए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक पीरियड में आपकी पेस्टोरल इकॉनमी की। सो यहाँ पर जो अर्ली वैदिक इकॉनमी है वो कैसी थी, पेस्टोरल थी, बेस्ड ऑन कैटल रियरिंग, यानी कि वो कैटल्स को पाला करते थे, जिसमें आपकी काव आ जाती है, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब आपके कैटल्स होते हैं। तो वैदिक इकॉनमी में जो सबसे पहला जो चीज़ आप बता सकते हैं वो कैटल रियरिंग बता सकते हैं, कि वो कैटल्स को पालते थे, काउस को ज़्यादा पालते थे। इन पर्टिकुलर जो है काउस जो है उनका ग्रेट इकोनॉमिक और सोशल इंपॉर्टेंस भी उनकी ज़्यादा होती थी। सिंबलाइज करता है वेल्थ और स्टेटस को, जितनी ज़्यादा काउस उतना ज़्यादा बड़ा वेल्थ, उतनी ज़्यादा स्टेटस। सो द वैदिक टेक्स्ट मेंशन द एक्सचेंज ऑफ कैटल एज अ फॉर्म ऑफ वेल्थ एंड पेमेंट। जो लोग हैं अपनी काउस को एक्सचेंज भी किया करते थे, ठीक है। सो ऋग वेदा जो है इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वैदिक टेक्स्ट, कंटेन्स मैनी रेफरेंसेस टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैटल। द टर्म गो काउ इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर रेफर टू वेल्थ। तो ये हमारा गौ जो होता है वर्ड, इसकी यहाँ पर बात हो रही है। फिर आ रहा है कि जो प्राइमरली जो है वो पेस्टोरल ही थे, लेकिन जो वैदिक पीपल हैं वो प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर को भी, यानी खेती बाड़ी भी करते थे, और जो फसलें वो उगाते थे उसमें आपका बार्ले, वीट और राइस आता है। जो इकॉनमी है वो सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर हुआ करती थी, और जो कम्युनिटी है वो लैंड पर डिपेंड रहती थी फूड और रिसोर्सेज के लिए। फार्मिंग जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, पर था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कि जो प्लो है उसका यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर में, वेदास में ऐसा देखने के लिए हमें मिलता है। फिर जो वैदिक सोसाइटी है वो ट्राइबल थी और ऑर्गेनाइज थी, क्लैन और जनाज वो होते थे। जो भी एक ट्राइब होती थी उसका एक राजा होता था, ठीक है। सो यानी कि उस टाइम पर आपके क्लैंस या जिनको हम जनाज कहते हैं वो होते थे, और फिर उनका एक चीफ होता था जिसको हम राजा कहते थे। सो द सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल, यानी कि जो मेल्स हैं उनकी ज़्यादा चलती थी, फीमेल्स की कम चलती थी। सोसाइटी कैसी थी, पैट्रियार्कल थी, मीनिंग मैन हेल्ड अथॉरिटी। तो जो मैन है उनके पास क्या होती थी, ज़्यादा अथॉरिटी होती थी, फैमिली में भी और अपनी ट्राइब में भी। जो वुमेन्स हैं उनको केवल डोमेस्टिक रोल्स के लिए रखा जाता था। सो द किंग और राजा हैड द अथॉरिटी टू लीड द ट्राइब एंड मेक डिसीजंस रिगार्डिंग वॉर, ट्रेड एंड जस्टिस। तो यहाँ पर जो हमारा राजा होता था वो ही हमारी ट्राइब को लीड करता था और डिसीजंस लिया करता था वॉर, ट्रेड और जस्टिस से जुड़े हुए। वुमेन हाउ एवर हैड इम्पॉर्टेंट रोल एज मदर
एंड वाइफ। तो जो वुमेन होती थी उनका रोल कैसा होता था, दे वर्क एज मदर और वाइफ वो काम किया करती थी। द अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज इंटू 4 प्राइमरी वर्णास। अब यहाँ पर हमें कितने वर्ण देखने के लिए मिलते हैं, 4 वर्ण हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। सो ये जो क्लासेस हैं दे आर मोर फ्लूइड ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। द इंडिविजुअल कुड मूव बिटवीन दैम बेस्ड ऑन देयर स्किल और ऑक्यूपेशन। अगर तुम्हें अपना ये जो क्लास है ये चेंज करना है तो ये चेंज भी हो जाता था, ठीक है। अपने ऑक्यूपेशन के बेस पर आप लोग चेंजेस कर सकते थे। जो डिवीज़न है इतना रिजिड नहीं था और जो पीपल हैं वो अपने रोल्स को कुछ रोल्स को चेंज कर देते थे अपने सरकमस्टांस। जैसे कि कोई वॉरियर है वो फार्मर भी बन सकता है अगर उसको जब शांति चाहिए, ठीक है। शांति के टाइम पे जब युद्ध ही नहीं हो रहा तो वॉरियर का काम क्या है। तो ये चीज़ है कि वर्ण सिस्टम जो है वो थोड़ा सा लचीला था, ठीक है, यानी आप उसमें चेंजेस भी कर सकते थे। अब ये नहीं कि तुम वॉरियर हो तो हमेशा वॉरियर ही बने रहोगे। फिर आता है इकोनॉमी बेस्ड ऑन ट्रेड एंड एक्सचेंज। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो उस टाइम की जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, वो किस चीज़ पर बेस्ड थी, एक्सचेंज और ट्रेड पर बेस्ड थी हमारी अर्थव्यवस्था। तो ट्रेड एंड बार्टर वर कॉमन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो उस टाइम पर जो है आपका बार्टर सिस्टम जो होता था वो ज़्यादा पॉपुलर था। दो द इकॉनमी वॉज मोस्टली पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल। इकॉनमी कैसी थी हमें पहले ही पता है, पेस्टोरल और एग्रीकल्चर थी। लेकिन हमें कई ये मेंशंस मिलते हैं कि जो गुड्स हैं उनका एक्सचेंज किया जाता था ट्राइब्स के बीच में, ठीक है। कमोडिटीज सच एज ग्रेन, कैटल, मेटल्स जो ये सब हैं इन्हें एक्सचेंज करते थे। So the Vedic people exchanged goods such as cattle and food items for other necessities. Evidence of trade with neighboring regions like Central Asia can be found. तो हमें यहाँ पर ये भी देखने के लिए मिलता है कि वो सेंट्रल एशिया के साथ जो है वो व्यापार किया करते थे। फिर आपका आता है रिलीजियस और रिचुअल लाइफ। तो जो रिलीजन है उसने एक सेंट्रल रोल प्ले किया था वैदिक सोसाइटी के अंदर, with rituals and sacrifices being important aspects of our daily life. So the economy and society were closely tied to religious practices as ritual often required offering from cattle, grain and other goods. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो उनकी रिलीजियस लाइफ थी उसके अंदर वो रिचुअल्स किया करते थे, सेक्रीफाइसेस दिया करते थे, बलि भी दिया करते थे, ठीक है। सो कैटल, ग्रेन और दूसरे गुड्स की वो बलि देते थे, ठीक है। फायर सेक्रीफाइसेस देते थे। तो ये फिर आप समरी में लिख दोगे कि जो वैदिक इकॉनमी है वो पेस्टोरल थी, एग्रीकल्चर थी और कैटल्स का वहाँ पर एक रोल होता था। जो सोसाइटी है वो ट्राइबल और पैट्रियार्कल थी। रिलीजन और जो रिचुअल्स हैं वो भी वो लोग माना करते थे। कुछ भी आप कंक्लूजन में जितना आपको समझ में आ रहा है उतना आप कंक्लूजन में दे सकते हो। फिर अब यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। तो सबसे पहला जो शॉर्ट नोट है वो आपको लिखना है आयरन टेक्नोलॉजी और उसके इम्पैक्ट के बारे में बताना है, ठीक है। तो जो आपकी आयरन टेक्नोलॉजी है वो एंशंट इंडिया में 10th सेंचुरी BCE के आसपास डेवलप हुआ था, जिसको हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड या अर्ली मॉडर्न पीरियड के टाइम पर। तो जो आयरन का टूल्स का यूज़ है वो सबसे पहले कहाँ देखा गया था, एग्रीकल्चरल फील्ड में देखा गया था, जहाँ पे सॉइल में हल चलाने के लिए आयरन का यूज़ होता था। और कहाँ पर होता था, वॉर के जो वेपन्स होते हैं उनमें होता था। और आयरन की वजह से क्या हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप हुआ, यानी कि ब्रिजेस वगैरह बनाने लग गए क्योंकि लोहा मिल गया। तो ये जो डिस्कवरी थी आयरन की, इसने जो है न्यू सेटलमेंट्स का राइज हुआ, शहरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ और ओवरऑल डेवलपमेंट हुई हमारे इंडिया की सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो ये सारा आप इसमें दोगे, फिर आप इसका इम्पैक्ट बताओगे। तो क्या क्या इसका इम्पैक्ट है, पहला देखो इसने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, बिकॉज इसमें प्लो शेयर्स थे तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और मिलिट्री में जो है आयरन के वेपन्स का यूज़ होने लगा, स्वॉर्ड्स बनने लग गए, एरोज बनने लग गए। और ट्रेड की ग्रोथ हुई, ठीक है, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई और ओवरऑल इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रोथ हुई इंडिया की सोसाइटी की। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसका PDF भी आप सभी को हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज पे मिल जाएगा। तो जिसने भी PDF डाउनलोड करना है वो वेबसाइट पर विजिट कर लेना। फिर अब यहाँ पर आपको महावीरा के बारे में लिखना था बच्चों, शॉर्ट नोट। तो जो महावीरा हैं वो थे आपके 24वें और लास्ट तीर्थंकारा थे जैनिज्म के, कि जो जैनिज्म धर्म है उसमें उनके तीर्थंकार होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके 24वें थे वो कौन थे, वर्धमान महावीर थे, जो कि वर्धमान एक रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ था बिहार के अंदर। और यहाँ पर उन्होंने जब वो 30 साल के थे उन्होंने अपनी वर्ल्डली लाइफ को छोड़ दिया और एनलाइटमेंट की तलाश में वो निकल गए। फिर जब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया तो फिर उन्हें सुप्रीम नॉलेज जो है वो मिली, जिससे वो एक स्पिरिचुअल लीडर बन गए। उन्होंने नॉन वायलेंस, ट्रूथ और नॉन स्टीलिंग जैसे जो सेलिबेसी, नॉन पोजेसिवनेस, इस प्रकार की जो उनकी प्रीचिंग्स थी, ठीक है, जो भी उनकी टीचिंग्स थी वो बताई। और जो उनकी टीचिंग्स हैं उन्हीं से ही आज जो जैन धर्म है वो बना हुआ है। फिर है आपका मेगास्थनीज का इंडिका। तो जो मेगास्थनीज हैं वो कौन थे बच्चों, तो वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि मौर्य एम्परर चंद्रगुप्त के कोर्ट में रहा करते थे,
ठीक है। तो मौर्य अराउंड 300 BCE उन्होंने इंडिका नाम की एक किताब लिखी, जिसके अंदर जो डिटेल अकाउंट हमें मिलता है वो मिलता है इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। उनकी जो राइटिंग्स हैं वो लॉस्ट हो गई हैं, बट हिस्टोरियंस जो हैं जैसे कि एरियन और स्ट्रैबो, उन्होंने उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। इंडिका जो है वो डिस्क्राइब करती है इंडिया की ज्योग्राफी को, सोशल स्ट्रक्चर को, रिलीजन, और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, क्योंकि उसी के टाइम पर मेगास्थनीज आए थे, तो उनके चंद्रगुप्त मौर्य के रूल के बारे में वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं। और इंडियन हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी का काफ़ी अच्छा अकाउंट हमें इंडिका के अंदर देखने के लिए मिलता है। फिर आपको शॉर्ट नोट लिखना था रोमन कॉइन्स पे। तो जो आपके रोमन कॉइन्स है वो एंशंट इंडिया में पाए जाते थे, ठीक है, जो कि उनके थ्रू जो है एक्टिव ट्रेड होता था, कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे रोमन एम्पायर्स के बीच में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में। रोमन कॉइन्स जो है इंडिया में लाए गए थे व्यापारियों के द्वारा, जब वो पोर्ट से आते थे, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से आते थे, तो यहाँ पर वो कॉइन्स लेकर आते थे। और ये जो कॉइन्स है वो टिपिकली गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बने होते थे, ठीक है। The presence of Roman coins in India, particularly during the first few centuries, suggests that India was an important trade partner. तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो इंडिया है वो इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर बन गया था, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आप सभी को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जो हमारी लाइव क्लास रहेगी वो कल सुबह मैं लाइव क्लास लूँगी। लाइव क्लास हमारी होगी बच्चों कल सुबह 7 बजे, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स में, वो भी उसके पॉइंट्स को, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड कर कर आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करना है। तो मैं उसमें आपको हर एक प्रकार का जो प्रश्न है वो बताऊंगी और उसके पॉइंट्स बताऊंगी। और वो वाला जो वीडियो है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहेगा। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट जो है hindustannowledge.com, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर PDF अभी अपलोड नहीं हुआ होगा तो रात तक हो जाएगा 10 बजे से पहले पहले। वैसे तो ये वाला शायद से मैंने करवा दिया है, हाँ ये वाला मैंने करवा दिया है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से जाकर अभी के अभी। और जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो उसको ज्वाइन कर लो ताकि जो लाइव क्लास होती है और जो PDFs होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें।